जय हिंद साथियों मिडिल ईस्ट के अंदर जो लड़ाई चल रही है अमेरिका ईरान की, उसके बीच में 2 हफ्ते का समय हो गया और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं नेवल वेटरन कमांडर सुधीर कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सभी हमारे जो सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। सर, इस चर्चा में हम आगे चलते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, 2 हफ्ते का समय हो गया और अमेरिका अपने इब्राहिम लिंकन को, जो जी क्षतिग्रस्त हो गया है, IGRC की तरफ से कहा गया है कि उसको उन्होंने हिट किया है मिसाइल उसके ऊपर और उनका रनवे डिस्ट्रॉय हो गया है। वो उसको लेकर पीछे चले गए। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ना सवाल आपने पूछा है। जो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो वॉर फ्रंट के बहुत ही नज़दीक थे। उन्होंने अब्राहम लिंकन को रखा हुआ था रेड सी के पास में और एक तरीके से मेडिटेरियन में, और एक जेराल्ड फोर्ड को रखा था इन्होंने इज़राइल की सुरक्षा, उसको एक तरीके से सुरक्षा कवर देने के लिए। और ये इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ईरान ने जो है ना दी थी सेकेंड या थर्ड डे ही, कि हमने जो है ना 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो उनकी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उन्होंने 4 मिसाइल को एक साथ किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ड्रोन से कैमोफ्लेज किया था, जो शायद 136 137 है, तो पूरी बैराज उन्होंने उसमें करी थी। और यदि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता अब्राहम लिंकन के पास में, तो कोई ऐसा कारण ही नहीं था कि जिन एयरक्राफ्ट कैरियर को वहाँ पे इसी के लिए, वॉर के ही लिए पोजीशन किया गया था कि अमेरिका वहाँ से रिट्रीट करे और फिर उसको हज़ारों किलोमीटर दूर जो है ना इंडियन ओशन रीजन में एक सेफ पेसेस के लिए लाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी क्षति है। और दूसरा मुझे ये लगता है कि वहाँ का उनका जो रनवे है अब्राहम लिंकन के ऊपर का, शायद उसका प्रयोग नहीं हो सकता कुछ समय के लिए जब तक उसमें रिपेयर हो, तो इसीलिए उनको थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को वहाँ पे मूव करना पड़ा है। सर, अभी एक और खबर आ रही है। ईरान ने भी दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका का प्लेन क्रैश कर दिया है, US, जो कि KC-135, जो फ्यूल रिफिलिंग के इस्तेमाल में आता है। या एक तो ये रिफ्यूलर भी उन्होंने शॉट डाउन किया है, लेकिन इससे पहले आपको सभी को, दर्शकों को पता होगा कि उन्होंने 2 F-15 भी गिराए थे। अमेरिका ने दोनों बार एक ही उसका जवाब दिया है कि वो शायद हमारी फ्रेंडली फायर के द्वारा जो है ना शायद वो गिरे थे। लेकिन ये जो अभी उनका ये रिफ्यूलर है KC-35, इसको तो शॉट डाउन किया है क्योंकि ईरान की बाउंड्री के अंदर गिरा है वो, तो इसको डिनाई किया ही नहीं जा सकता। और जिस तरीके की ईरान जो है ना इतनी मार खाने के बाद में भी 2 वीक के इतने बड़े असॉल्ट US ने किए हैं, जहाँ पे उसने B-1 बॉम्बर, B-2 बॉम्बर और जितने जो कन्वेंशनल सबसे बड़े बॉम्ब हैं वो भी उसने ईरान के ऊपर गिराए। लेकिन उसके बाद भी ईरान की जो क्षमता बची हुई है और जिस तरीके से इन्होंने रिफ्यूलर को जो शॉट डाउन किया है, ये बहुत ही एक सामरिक दृष्टि से यदि उसको देखा जाए, एक सुपर पावर के रिफ्यूलर को गिराया जाए, जबकि वो सोच रहे थे कि वहाँ का जो एयर डिफेंस जो है ना उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया है। अमेरिका और इजराइल वो कह रहे थे कि उनकी एयरफोर्स को हमने ख़त्म कर दिया है, उनकी नेवी को हमने ख़त्म कर दिया है पूर्णतः से, और वो लग भी रहा था। 80 to 90% उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को ध्वस्त किया गया है। नहीं, वो तो US प्रेसिडेंट तो कह रहे हैं कि युद्ध हम जीत चुके हैं, मैं जब चाहूँगा जब ख़त्म कर दूँगा। लेकिन ईरानी जो सुप्रीमो हैं खोमेनी साहब, उन्होंने तो कहा है कि जो आप लोगों ने हमारे निर्दोष लोगों को, इवन बच्चियों को जो मारा है, उसका एक का बदला लूँगा और ये लड़ाई मैं ख़त्म करूँगा। देखिए, US जो है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, एक तरीके से एक दिन कुछ बोलते हैं, दूसरे दिन कुछ बोलते हैं। लेकिन दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो पहले 3 ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका ने किए थे जिसकी वजह से ये वॉर हुई, उसमें था, पहला ऑब्जेक्टिव था कि रिजीम चेंज करेंगे हम। दूसरा था उनका न्यूक्लियराइजेशन करेंगे, उनके न्यूक्लियर वेपन को बनाने की कैपेसिटी को हम ख़त्म कर देंगे। तीसरा ये था कि उनकी जो बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स है, उसकी कैपेबिलिटीज़ को हम पूर्णतः समाप्त कर देंगे। उधर इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव्स था वो ये था कि मेरी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है उसको हम नेस्त नाबूद कर देंगे। सर,
अमेरिका युद्ध करने के लिए इतनी जल्दीबाजी में था कि टॉक चल रही थी, वो ख़त्म भी नहीं हुई थी और अटैक कर दिया? क्या उसने ये नहीं सोचा कि स्ट्रेट हॉर्मुज से जो ऑयल की सप्लाई है उस पर वो कंट्रोल कर पाएगा? आज वो ईरान ने बिल्कुल बंद कर दिया है। जिस तरीके से अमेरिका से गलती हुई है वियतनाम में, जिस तरीके से गलती हुई है अफ़गानिस्तान में, तो शायद उनसे भी अमेरिका ने सबक नहीं लिया था। और ये बहुत ही निराशा का विषय है कि उन्होंने ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे क्यों नहीं सोचा कि ईरान के पास में क्या क्या हथियार हैं, ईरान के पास में क्या स्ट्रेटेजी है। शायद उन्होंने इसको स्टडी नहीं किया था। और उसकी जो मिसाइल की जो क्षमता है और जो ड्रोन को लॉन्च करने की क्षमता है, वो सारी सारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थी। सर, आप देखें पास्ट में जाएं, चाहे वियतनाम का ले लीजिए, चाहे सीरिया का ले लीजिए, इराक का ले लीजिए, अफ़गानिस्तान का ले लीजिए, क्या इन सब से यूएसए ने कुछ नहीं सीखा? क्या वहाँ पर जो लड़ाई उनने लड़ी थी, उन पर जो अटैक किया था, किसी में भी वो जस्टिफाई कर पाए? किस पर्पस से गए? नहीं कर पाए। और ये सोचना का विषय है, जो भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं या जो एक जियो पॉलिटिक्स में जो इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए बड़ा ही सरप्राइज़ है कि अमेरिका ने ये क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पर अटैक करने का क्या है। शायद मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ट्रंप की पॉपुलैरिटी नीचे गिर रही थी, जिस तरीके से उनका एपेस्टीन फाइल में बार बार नाम उछल रहा था, जिस तरीके से उनको जो है ना इलेक्शन अभी जो है ना इसी साल जो है ना एंड ऑफ दिस ईयर उनको इलेक्शन के लिए जाना है, शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए, और जिस तरीके से जो टैरिफ के खिलाफ उनका सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, तो उससे ट्रंप जो है ना काफ़ी इनसिक्योर हो गए। सर, गुजरते समय के हिसाब से जिस तरीके से युद्ध अब चल रहा है, ईरान ने जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में उसके चारों तरफ जो अमेरिका के आर्मी बेस हैं उन पे जो बम्बारमेंट किया है, मिसाइलें दागी हैं, उनको अंधा कर दिया है। एक तरीके से देखो तो यूएसए को ये नहीं पता चल रहा कि कहाँ से ईरान की मिसाइलें आ रही हैं, वो बैकफुट पर पीछे की तरफ जा रहा है। बिल्कुल, आप देखो, पहला मेरा उसी से जुड़ा हुआ है। ये जो 31 ऑटोनोमस और उसके प्रोविंसेस में जो इंडिपेंडेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने डॉक्ट्राइन बनाई थी, जो रिटन में उनके ऑर्डर्स थे, वो उन सब के पास में है। और ईरान का ये था कि यदि मैं डिस्ट्रक्शन यदि मेरे में होगा तो सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है ना, मैं वो अमेरिकन बेसिस में करूँगा, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में उन्होंने, और वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ उनकी रिफाइनरीज़ के, उनके ऑयल डिपोट्स के, उनके एयरपोर्ट्स के, सिविलियन के, जहाँ पे होटल्स में अमेरिकन सैनिक हैं या CIA का हेडक्वार्टर है, उन सबको इसीलिए ध्वस्त किया है। और ध्वस्त ही नहीं किया है, अमेरिका को अपने सारे एयर बेसिस को इवैक्यूएट करना पड़ा है। जो उनका सबसे बड़ा रडार सिस्टम था, जिसकी वैल्यू जो है ना करीब $1.2 बिलियन है, उसको भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया है। तो अमेरिका के पास में एक तरफ जो इनकी पैट्रियट मिसाइल्स हैं, जो शिप से लॉन्च होती हैं, टोमैक मिसाइल्स होती हैं, उसको बनाने की जो लिमिटेड क्षमता थी, एक तरफ वो यूक्रेन को सप्लाई कर रहे थे, दूसरी तरफ तो उन्हें कंस्ट्रेंट्स आ सकता है। उधर जो ईरान की क्षमता है, वो अपने इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज को साफ साफ कह रहा है, उनके प्रेसिडेंट ने संदेश दिया है कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, पर हम अमेरिकन बेसिस के खिलाफ है। जहाँ पे अमेरिका के सैनिक रुकेंगे, उन होटल्स को हम उड़ाएंगे। यदि कोई किसी भी सुविधा का, एयरपोर्ट का या किसी का भी प्रयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लॉन्च करेंगे। तो अब आप इस लड़ाई को कहाँ देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि किसी तरीके से मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करूं, लेकिन जो उन्होंने 3 ऑब्जेक्टिव्स अभी भी जो है ना, उन्होंने कहा कि रजीम चेंज हो, रजीम चेंज में जो लीडर हो, जो अयतुल्ला खमानी के बेटे हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं कि वो ही इज़ इनकॉम्पिटेंट, तो मेरी पसंद का होना चाहिए, मैं चुनूं। और दूसरा जो है ना, वो डी-न्यूक्लियराइजेशन कंप्लीट होना चाहिए, रजीम चेंज होना चाहिए। जो उधर जो है, जो अयतुल्ला खमानी के बेटे हैं, उन्होंने, मुश्ताक खमानी ने जो है ना बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके से
हम इन शर्तों को अमेरिका की नहीं मानेंगे। उन्होंने तो 3 अपनी शर्तें और रख दी हैं। या उन्होंने कहा, उनके प्रेसिडेंट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले अमेरिका और इजराइल को हमारी सोवरनिटी, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है, हमारी एक थिंकिंग है, हमारे एक रिलीजियस फॉलोइंग है, उसको आपको मानना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको स्वीकार करते हुए जो है ना उसको मानना पड़ेगा। दूसरा, कौन सी लीडरशिप हम रखें, इस लीडरशिप को हम डिसाइड करेंगे और आगे किस तरीके से हमें चलाना है, ईरान को आगे चलाने के लिए वो हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी और ये हमें एश्योर करना होगा इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को कि हमारे ऊपर इस तरीके से कोई भी कारण लेकर अमेरिका और इजराइल फ्यूचर में वॉर ना करें। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी। एब्सोल्युटली, मैं इसको छोड़ दिया था, उसकी भरपाई। तो देखिए, जितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है ना तो उसकी भरपाई हो सकती, ना अमेरिका इसको मान सकता है कि उनकी सोवरेनिटी को और इसको फ्यूचर में अटैक ना। कल को यदि उनका रेडिकल जो एक तरीके से प्रभाव हुआ, वो 1989 से पहले जो शाह की रिजीम थी वो अमेरिका को फॉलो करती थी, पर 89 के बाद में खिमैनी ने एक तरह से उसको रेडिकलाइजेशन की तरफ को किया है, सबको विदित है। तो कल को कौन ऐसी गारंटी दे सकता है कि ईरान भी नॉर्थ कोरिया की लाइन पे नहीं चलेगा, वो न्यूक्लियर वेपन अपना क्यों नहीं बनाएगा। तो ये सारे सवाल हैं। ना तो तीनों कंडीशंस को अमेरिका और इजराइल मान सकते हैं और अमेरिका से जो कंडीशंस हैं ना उनको ईरान मान सकता है। लेकिन इजराइल की जो है वो एक तरीके से मैं मानता हूँ कि उसके काफ़ी 80 to 90% उसके दोनों ऑब्जेक्टिव्स उसको प्राप्त हो गए हैं। उसे क्या हो गया है, उसका जो है ना रिजीम चेंज करने से अलग उसका था कि ईरान की कैपेबिलिटीज़ को हम ख़त्म करें और दूसरा डी न्यूक्लियराइजेशन हो। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है ना उसको वो लगता है कि अब ईरान को रिबिल्ड करने के लिए मेरे ख्याल से 10 से 1 डिकेड से 2 डिकेड तो लगेंगे, अनटिल अनलेस चाइना और रशिया जो है ना आउट ऑफ वे जाकर उसको मदद करें। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अफगानिस्तान से अमेरिका भाग कर गया, इस तरह से युद्ध को छोड़ के वापस चला जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से जो है ना इस तरीके से यदि छोड़ के जाएगा तो उसका ऑलरेडी किरकिरी यूएस की हो चुकी है। यूएस ने जो एक एश्योरेंस मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को दिया हुआ था, बहरीन है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इन सभी उसमें जो अपने बेसिस बनाकर जो उसने एक इनको कहा था कि आपकी सुरक्षा का ध्यान हम रखेंगे। अब वो तो अपनी नहीं रख पा रहा तो उनकी क्या करें? अपने बेसिस की वो नहीं रख पाया, तो ये विश्वास जो है ना एक तरीके से ख़त्म हो गया है। काफ़ी माइग्रेशन हाई नेट इंडिविजुअल्स जो है ना वो दुबई से जा रहे हैं। जिस तरीके से उसने दुबई की जो है ना सिविल इंस्टॉलेशंस पे अटैक किया है, अभी तो एक खतरा और हो सकता है जो बहुत ही खतरनाक होगा, जो एटॉमिक बॉम्ब से भी खतरनाक। अब लोग कह रहे हैं कि ईरान को डी न्यूक्लियराइज कर दिया, लेकिन मेरा मानना है कि यदि ईरान के डीसैलिनेशन जो प्लांट को जो है ना उन्होंने ध्वस्त किया है अमेरिका ने, तो 300 से 400 डीसैलिनेशन प्लांट तो मिडिल ईस्ट में है। दुबई में 60% पानी जो है ना डीसैलिनेशन प्लांट से आता है, रियाद में, कुवैत, जड्डा में, यूएई में, अबू धाबी में, सारे जितने मेन सिटीज़ बड़े हैं उसमें 65 से 85% जो है ना वो डीसैलिनेशन प्लांट से, और 12 से 14 प्लांट तो इतने बड़े हैं जिनकी पाइपलाइन जो है ना वो 500 से 800 किलोमीटर तक लंबी लाइन जो है, और वो सारे सॉफ्ट टारगेट हैं। सॉफ्ट टारगेट मीन्स कि जहाँ से आप पानी की इनटेक है वो आपका प्लांट समुद्र के अंदर है, उसको आप पहले छान के साफ़ करके 2-3 मेम्ब्रेन से, फिर वो आता है शोर पे, फिर शोर में वहाँ पे रिवर ऑस्मोसिस प्लांट है, रिवर ऑस्मोसिस प्लांट में आप केमिकल करके और रिवर ऑस्मोसिस पद्धति से फिर उसको साफ़ करके आप पाइपलाइन से ले जा रहे हैं। तो पाइपलाइन को कहीं पे भी यदि ईरान के ड्रोन जो है ना अटैक करते हैं तो ये एक इतनी बड़ी त्रासदी होगी। यानी आप ये कहना चाहते हो पूरा इनसिक्योर हो जिस तरीके से मानवता के खिलाफ यूएसए ने ईरान में काम किया है, अगर वही काम ईरान इन मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रियों में करने लगे तो इसका परिणाम क्या? मिडिल ईस्ट जो है ना बहुत ही इनसिक्योर हो चुका है, वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को झटका लग चुका है। चाहे माइक्रोसॉफ्ट, जिस तरीके से उन्होंने डेटा सेंटर पे अटैक किया है दुबई के अंदर, वो बहुत ही एक ऐसे स्ट्रेटेजिक वो हैं जहाँ पे ईरान, यदि अमेरिका,
एक इसमें कोई मीडिएशन के द्वारा कोई रास्ता नहीं लेता है तो मुझे नहीं लगता कि ईरान गिव अप करेगा। तो यहाँ तक अगर हम आपके आकलन की बात करें, जो चर्चा हुई है, जो बातें निकल के आई हैं, उसके मुताबिक सबसे बड़ा लूजर इसमें अमेरिका है। एक तरीके से देखिए, मानिए इसमें सबसे बड़ा लूजर जो है वो ट्रंप है, क्योंकि अमेरिका के ना तो उन्होंने कांग्रेस में या कहीं पे उन्होंने वॉर डिक्लेयर नहीं किया। तो आजकल क्या होता है कि यूएन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको वॉर डिक्लेयर करना होता था, पर ये वॉर डिक्लेयर नहीं। तो आजकल कन्फ्लिक्ट ऐसी होती है जिसमें वॉर डिक्लेयर नहीं। ट्रंप की रेपुटेशन स्टेक पे है, उनको जवाबदेही अमेरिका की जनता के सामने देनी पड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता जो मिड टर्म इलेक्शन इसी साल के एंड में होने वाले हैं, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो अमेरिका के सामने रास्ते जो है ना बहुत ही एक तरीके से अवरुद्ध हो चुके हैं। और मेरा मानना ये है कि वो एक बहुत ही सेफ एग्जिट, एक सुपर पावर होने के कारण वो चाह रहा है कि किस तरीके से इससे सेफ एग्जिट की जा सके, वो निकला जा सके। और इजराइल का तो डेफिनेटली, इजराइल के लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी कि एक तरीके से ये युद्ध रुक जाए। लेकिन यदि अमेरिका ने वन साइडेड किया, मान लिया अफगानिस्तान की तरीके से, मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या गारंटी है कि ईरान उनको नहीं अटैक करेगा, क्योंकि उसके पास में अभी ड्रोन की कैपेसिटी, अभी तो उसने ड्रोन की जो बड़े वाली कैपेसिटी है उसको निकाला है, और अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की भी हाइपरसोनिक विद ग्लाइड व्हीकल्स, जिसकी डिस्ट्रक्शन पावर 750 किलोमीटर का एक्सप्लोसिव वो लेके जाएगी और करेगी। ज़रा आप सोचिए कि एक अमेरिकी जैसी सुपर पावर को उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स के खतरे और ड्रोन के जो एक कॉम्बो अटैक वो करता है, उससे बचने के लिए अपने इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके साथ में पूरा फ्लोटिला चलता है, यदि उसको सेफ स्थान पे ले जा सका है, तो अमेरिका क्या गारंटी दे पाएगा मिडिल ईस्ट को कि ईरान नहीं करेगा। साथियों, अभी आपने सुना नेवल वेटरन कमांडर सुधीर कुमार जी को। उन्होंने बड़ी बेबाकी से उस पर विचार रखे, और ये साफ जाहिर हो रहा है कि इस वक्त जो ये मिडिल ईस्ट में इजराइल, अमेरिका और ईरान का कन्फ्लिक्ट चला है, जो वार चल रहा है, इसमें अब इजराइल और अमेरिका बैकफुट पर हैं, खलबली मची हुई है। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।